नमस्कार। मौजूद हैं हम इस वक्त तिगांव विधानसभा क्षेत्र में और आज राजनीतिक मामलों को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुभाष चंद्र दुबे जी। नया राजनीतिक कैरियर है परंतु समाज सेवी का इनका जो है 30 साल का तजुर्बा है। इन 30 सालों के अंदर इन्होंने लोगों की समस्याओं को जाना, पहचाना और हर तरह से उनका समाधान करने का अपनी तरफ से भरकस कोशिश करी। तो आज राजनीतिक मुद्दों को लेकर इनसे बातचीत करेंगे। तिगांव विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे चुनावी मैदान में आज आ रहे हैं ताकि अगर विधायक बन जाएंगे तो लोगों की जो परेशानियां हैं, जो दिक्कतें हैं, उनका निपटारा करने में एक अहम भूमिका निभाएंगे। तो ऐसा इनका मानना है। तो अभी हम जानेंगे, सबसे पहले बातचीत करेंगे। सर, स्वागत आपका। धन्यवाद भाई साहब आपका। सर, 30 साल हो गए आपको समाज सेवा करते हुए, फिर राजनीति में आने का और चुनाव लड़ने का फैसला आपने क्यों किया, कैसे किया? हम शुरू से ही ट्रेड यूनियन में काम करते थे, मजदूरों की समस्याओं को लेकर के, फैक्ट्री से लेकर के कोर्ट तक। तो ये मजदूरों की समस्या और राजनीति में जनता की समस्या में दोनों में कोई विशेष अंतर तो है नहीं। समस्याएं वही हैं, मजदूर भी इसी समाज में रहता है, समाज का ही अंग है। तो जो मजदूरों की समस्या है उससे थोड़ा सा फ़र्क जनता की समस्या है, इसलिए हमने सोचा कि हमें जनता की समस्या को भी लेकर के कुछ करना चाहिए। अच्छा सर, 30 साल आपने सोशल वर्कर के तौर पे काम किया है। पीएचडी करने के बाद 30 साल आप लोगों के बीच में रहे, उनकी समस्याओं को समझा, उनका समाधान करने का प्रयास किया। तो आपको नहीं लगता आज तक जो राजनीति में जो प्रतिनिधि आए हैं, कहीं ना कहीं सबसे बड़ी कमी जो रही है कि प्रवासी नेता आज तक कोई भी नहीं रहा है? ऐसा है, प्रवासी नेता कई तरह से दबा हुआ है। जैसे यहाँ पे लोग हैं, जो छोटी समस्या क्या है कि लोगों ने यहाँ के लोगों से ज़मीन ली है और ज़मीन लेने के बाद किस्तों पे ज़मीन ली है, इसलिए उनका एक एहसान तो ये रहता है यहाँ के लोगों का। और फिर उनके मुकाबले इनकी हिम्मत इसलिए नहीं पड़ती है कि बहुत तरह के एहसान होते हैं, कुछ कमजोरियाँ होती हैं, तो इसलिए प्रवासी आदमी इतना सक्षम नहीं हो पाता कि इनके मुकाबले वो सामने आ पाए। अगर देखा जाए तो दिल्ली एनसीआर के अंदर जो एक बड़ी आबादी है वो हमारे प्रवासी हैं, जो अलग अलग राज्यों से यहाँ पे रोजी रोटी कमाने के लिए आए हैं। हिचकिचाती है और लोगों पे भरोसा करती है। राजनीतिक पार्टी तो यहाँ के लोगों को कभी पहचानती भी नहीं है। राजनीतिक पार्टी जो आज के तारीख में है, उनको जो पदाधिकारी लोग हैं वो टिकट उनको देते हैं जो उनको पैसा देता है। एक तरह समझ लीजिए कि जो पार्टी के टिकट बांटने वाले लोग होते हैं, इनका एक कमाने का एक बहुत बढ़िया अवसर होता है, तो वो उनको टिकट देते हैं जो उनको पैसा देता है। और पैसा देने की स्थिति प्रवासी लोगों में तो मैं समझता हूँ 95% नहीं है इस हालत में कि वो इनको करोड़ रुपया चंदा दे पाएँ। और यहाँ के जो लोग हैं, कोई सही ज़मीन है, कोई गलत ज़मीन है, उनको बेच दिया और इतना अकूत पैसा कमा लेते हैं, इनके लिए करोड़ों रुपए कोई मायने नहीं रखता और दे देते हैं, टिकट पा जाते हैं। और आम जनता क्या होती है, वो जाए कहाँ, उसके पास कोई विकल्प नहीं होता है। प्रवासी आदमी के अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि उनके तक हर तक पहुँच पाए, इसलिए वो इन्हीं लोगों का समर्थन करती है, चाहे डर के करे, चाहे मजबूरन करे, चाहे विवश होकर करे, कोई विकल्प होता नहीं है। अच्छा सर, तिगांव विधानसभा की अगर बात करें तो तिगांव के अंदर पार्षद बीजेपी के हैं, विधायक भी तिगांव में बीजेपी के हैं, सांसद भी बीजेपी के हैं। हरियाणा में राज्य में सरकार बीजेपी की, केंद्र में बीजेपी की सरकार। उसके बावजूद जो ये इलाका है, तिगांव विधानसभा क्षेत्र है, इसकी जो कच्ची कॉलोनियाँ हैं, इनकी हालत भी बदहाल है। उसके अलावा अगर हम पॉश इलाके बोलेंगे, जैसे सोसाइटियाँ बोलेंगे या सेक्टर के इलाके बोलेंगे, वहाँ की भी हालत बड़ी गंभीर है। नहीं लगता आपको कहीं ना कहीं इन 10 सालों के अंदर नाकाम रही है बीजेपी काम करने में? 10 साल नहीं भाई, हम कहते हैं 20-25 सालों में। अरे भाई, बीजेपी का जो इस वक्त केंद्रीय मंत्री हैं वो तो 20 साल से यहाँ पर हैं और पहली बार वो तिगांव से विधायक रहे और 10 साल से एमपी हैं। आप तिगांव की बात छोड़ दीजिए, पूरे फरीदाबाद में एक अस्पताल है, बीके अस्पताल, जहाँ पे इतनी सुविधा है कि जितनी दिल्ली का एक मोहल्ला क्लिनिक उससे ज़्यादा सुविधा देता है। मैंने सुविधा नाम की वहाँ कुछ चीज़ है ही नहीं है।
वहाँ आपको 4 टेबलेट 2 एक मिल गए। अगर डॉक्टर ने 10 तरह की दवाई लिखी 2 मिलती है, भैया कहते हैं 8 दवाएं ले लो। अगर कोई आपकी बीमारी होती वो सीधे कहते हैं सब दर्ज चले जाओ। तो अस्पताल की हाल है। स्कूल जितने खुले हुए हैं, कोई भी स्कूल 20-25 साल के अंदर यहाँ इस इलाके में खोला ही नहीं तो है। इसका मतलब जो स्वास्थ्य और चिकित्सा और शिक्षा की जो बातें बीजेपी करती है, कहीं ना कहीं नाकाम है इस विवादों में। भाई कह तो रहा हूँ आपको। आप ये बताइए कि इस वक्त अगर फरीदाबाद में कहा जाए तो तिगांव में सबसे ज़्यादा आबादी है। जी, बहुत बड़ा इलाका है। बहुत बड़ा इलाका है और दिन पर दिन आबादी बढ़ती जा रही है, लेकिन पिछले 20 साल से एक भी स्कूल नहीं खोले गए हैं। और जो स्कूल खुले भी हैं वो इतने जर्जर हैं कि उसकी क्या बात की जाए। अगर बगल में दिल्ली ना होता तो यहाँ के लोगों को शिक्षा भी नहीं मिलती, अस्पताल में की सुविधाएं भी नहीं मिलती हैं। और देखिए यहाँ पर प्राइवेट अस्पताल कितने बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि सरकारी अस्पताल है नहीं और प्राइवेट अस्पताल में लोग लूटे जाते हैं। कॉलोनी को भी बुरा हाल है। पीने सीवर की लाइन नहीं है, लोगों के चलने के लिए सड़कें नहीं हैं, पीने का पानी नहीं है, बिजली की भी समस्याएं हैं। आप सड़क की बात कर रहे हैं भाई साहब, पूरे तिगांव में अगर गांव की बात छोड़ दी जाए तो जो प्रवासी लोग बसे हुए हैं या जो कच्ची कॉलोनियों में, यहाँ पर तो एक भी ट्यूबवेल नहीं है कि ताकि पानी का कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है। और क्या नाम है, यहाँ के पानी माफिया उसी कॉलोनी में है, क्या नाम है, ट्यूबवेल करके पानी बेचते हैं और उनका जो वेस्टेज पानी होता है उन्हीं कॉलोनियों के चारों तरफ गंदा नाला बनता जा रहा है। मतलब जो वेस्टेज पानी है उससे वो बीमार पड़ेंगे और पानी माफिया से महंगे रेट पर पानी खरीदेंगे। तो यहाँ तो पानी नहीं है। और यहाँ है क्या, कितना बेवकूफ़ बना रहे हैं यहाँ पे लोग सीवर का पानी कहाँ जाएगा, नाला ही नहीं है, ठीक है। और जब बरसात आता है तो गलियों को खोद दिया जाता है सीवर के नाम पे और मिट्टी जो है ऐसे जैसे कैसे छोड़ दी जाती है। अब समझने की बात है, सीवर खुद रहा है, पानी नाला है ही नहीं है, तो इसका मतलब सीवर बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और वो पानी वो मिट्टी जो है सड़क पे डाल दी जाती है। लोग अपने घरों से पैदल नहीं जा सकते, अपने घर से पैदल आते नहीं हैं। रोज़ लोग जो है उस पानी में गिर करके अपने घरों पे जाते हैं। लोग बगल की दीवार को पकड़ करके अपने घर आते जाते हैं। यही स्थिति है। सीवर, नाली और सड़क की बात छोड़ दीजिए, कुछ भी नहीं है। और यहाँ के लोग, मैं तो समझता हूँ, भूल गए होंगे कि सरकार भी कोई चीज़ होती है जो हमको जन सुविधाएं दे रही हो। चुनाव में आप उतरे हैं तो क्या क्या मुद्दे आपके रहेंगे चुनाव में, क्या क्या मुख्य बातें आपकी रहेंगी जो आप लोगों के बीच में जाओगे उनसे वोट मांगने? भाई मेरा मुद्दा यह है कि पहली बात देखिए, इस कच्ची कॉलोनियों में बहुत सारे लोग हैं या गांव में भी लोग हैं जिनको बुढ़ापा पेंशन नहीं मिलती है जी। जो विधवा लेडी होते हैं या पुरुष हैं, पुरुषों को विधवा बुजुर्ग पेंशन नहीं मिलती। महिलाओं को जो विधवा हैं उनको पेंशन नहीं। बहुत सारी संख्या में लोग हैं जो इसके पात्र हैं। और यहाँ बहुत ज़्यादा लोग हैं, क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग हैं, अपने बुजुर्ग माँ बाप को अपने साथ रखते हैं। इनकी संस्कृति में है जी। जैसे तैसे रखते हैं, लेकिन रखते हैं। उन बुजुर्गों को सरकार की तरफ से कोई पेंशन नहीं है। दूसरी बात यह है, अगर आप देखेंगे तो 2 किलोमीटर से नीचे कहीं कोई प्राथमिक विद्यालय नहीं है। बिल्कुल सही बात। ठीक है। सड़क की बात ही छोड़ दीजिए। इस वक्त तो हालत यह है कि इतना ज़्यादा विकास हो गया है कि विकास नंगा नाच रहा है और लोग सड़क पे पानी से डूब रहे हैं। तो मेरा पहला विचार ये होगा कि यहाँ के लोगों को पहले पेंशन की बात की जाए। हर 20,000 की आबादी पे एक प्राथमिक विद्यालय हो, 50,000 की आबादी पर जूनियर हाई स्कूल हो, 1 लाख की आबादी पे एक इंटरमीडिएट कॉलेज हो, डिग्री कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो और अधिक से अधिक प्राथमिक अस्पताल हो जिसकी सारी सुविधाएं मिल जाएं। इस पर मेरा विशेष ध्यान रहेगा। सर, चलते चलते आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ। आप चुनावी मैदान में आए हैं, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं शायद, और आपके सामने जो राजनीति के बड़े बड़े खिलाड़ी हैं या यूँ कह लीजिए बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, तो बहुत बड़ी मुश्किल आपको हो सकता है आ सकती है रास्ते में। पहली बात, आप अपनी बात को सुधारिए। कोई दिग्गज नेता नहीं है, ये सारे प्रॉपर्टी डीलर हैं।
किसी नेता को बैठा, जिसको आप नेता कहते हैं, हमारे सामने बैठा दीजिए और हमारा उनका संवाद हो जाए। ये प्रॉपर्टी डीलर है, दलाली कैसे की जाती, बेईमानी कैसे की जाती है, लोगों को का कैसे कोई चीज़ हड़पा जाता है, इसमें मास्टर हो सकते हैं, लेकिन राजनीति में दिग्गज नहीं है वो, केवल प्रॉपर्टी डीलर हैं। और आप जानते हैं कि लक्ष्मी की सवारी उल्लू होता है, तो उन्हें आप राजनीतिक दिग्गज कतई ना कहा। हाँ, अच्छे प्रॉपर्टी डीलर होंगे, लूट करके इन्होंने पैसा इकट्ठा कर लिया होगा, लेकिन इनको राजनीतिक की कितनी ABCD समझ है, आपको क्या बताएं। रोज़ निकल रहा है आजकल की बड़ा पब्लिक स्वागत करे, अपने ही आदमी को 10 आदमी को भेजा देते हैं और माला पहना देते हैं और इंकलाब जिंदाबाद कर, सब उनके पेड वर्कर हैं। ये सारे लोग जो हैं पेड हैं, उनको प्रतिदिन पैसा देते हैं, उनके साथ जाएंगे और भीड़ में माला पहना देंगे। आम जनता उनके साथ कहाँ से है? आम जनता तो अपनी रोजी रोटी के चक्कर में इतनी परेशान है कि वो 2 दिन अगर छुट्टी करेगी तो उसका महीने का बजट बिगड़ जाएगा। अच्छा सर, एक सवाल आज जाते जाते और पूछना चाहता हूँ मैं आपसे, जैसे कि आपने का 30 साल का तजुर्बा है सोशल वर्कर का, तो आप किसी राजनीतिक पार्टी से भी जुड़ सकते थे, जैसे कि BJP की सरकार यहाँ पे है, कांग्रेस जो उभर रही है उसके साथ भी, आम आदमी पार्टी जिसका बोलबाला दिल्ली और पंजाब तक है, उससे भी आप जुड़ सकते थे। फिर आपने निर्दलीय क्यों? किसी और पार्टी से भी आ सकते थे। देखिए भाई साहब, ऐसा है, आप भी अच्छी तरह जानते हैं, हर पार्टी जिताऊ उम्मीदवार को खोजती है, राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं खोजती है, जिताऊ उम्मीदवार ढूंढती है। आपका सामाजिक कैरियर तो है 30 साल का। सामाजिक कैरियर है, लेकिन जो टिकट वाले जो टिकट देते हैं तो उनके पास करोड़ रुपये देने के लिए तो हमारे पास है नहीं, और होता भी तो नहीं देते। हम यहाँ जनता की सेवा के लिए हैं कि क्या नाम है, यहाँ कमाने के लिए इनको करोड़ रुपये दें। दूसरी बात, कहते हैं कि जिताऊ उम्मीदवार चाहिए। जिताऊ उम्मीदवार का मतलब हमें करोड़ रुपये अधिक से अधिक मुझे चंदा दीजिए और अधिक से अधिक पैसा इन लोगों में, जो गरीब तबके के लोग हैं, इनका लोग रहते हैं, उनको शराब में का नाम पैसा दीजिए, उपहार दीजिए, इस तरह के मैंने करोड़ रुपए उनके बीच में खर्च कीजिए और अरबों रुपया कमाइए, जनता के पास जाइए नहीं। और हम जो है इस सिद्धांत के बिल्कुल खिलाफ हैं। हम चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं कि हमको मौका मिले तो हम जनता की सेवा करेंगे, अपने लिए कुछ नहीं करेंगे। तो जब हम अपने लिए कुछ नहीं करेंगे, जनता के लिए करेंगे, तो हम करोड़ रुपया पार्टी के चंदा क्यों दें, लोगों को दारू और क्या नाम है उपहार और पैसा क्यों दें। इसलिए मैं एक सिद्धांत के तहत पर मैं निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़ा हूँ। ये थे सुभाष चंद्र दुबे जी, चुनावी मैदान में हैं, तिगाँव विधानसभा में हम लोग उपस्थित हैं और बड़े बड़े नेता इनके सामने एक चुनौती बनकर सामने खड़े हैं। और 30 साल का इनका सोशल वर्कर का कैरियर है और कितने कामयाब अपने इस चुनावी सफ़र में ये होते हैं, वो भी हम आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे। तब तक आप बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।